नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। हम राजनीतिक सिद्धांत एवं चिंतन पुस्तक पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने पहला अध्याय शुरू किया, राजनीति क्या है। और राजनीति क्या है के बारे में हमने 2 वीडियो में हमने यह जानने का प्रयास किया कि राजनीति के बारे में यूनानी विचारक, भारतीय प्राचीन विचारक और परंपरागत राजनीतिक विचारक और उदारवादी दृष्टिकोण क्या विचार रखते हैं, उन्होंने क्या कहा है कि राजनीति क्या है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो के अंतर्गत हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि राजनीति क्या है मार्क्सवादी दृष्टिकोण के आधार पर, कि मार्क्सवादी क्या कहते हैं राजनीति के बारे में। तो प्रिय विद्यार्थियों, राजनीति के बारे में मार्क्सवादियों की धारणा यह है कि राजनीति वर्ग संघर्ष का परिणाम है। जैसा कि पिछले वीडियोस में मैंने आपको संक्षिप्त रूप में यह बताया कि राजनीति के बारे में, राज्य के बारे में मार्क्सवादी दृष्टिकोण राज्य को वर्ग संघर्ष का परिणाम मानते हैं और यह बताते हैं कि राज्य में 2 प्रकार के वर्ग रहते हैं। एक वर्ग पूंजीपति वर्ग है और दूसरा वर्ग मजदूर वर्ग है। इन 2 वर्गों के बारे में वो अपना एक विस्तृत अध्ययन प्रस्तुत करते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हम यही बात से शुरू करेंगे कि मार्क्सवादी दृष्टिकोण जो महत्वपूर्ण विचारधारा है, और इसमें मार्क्सवाद के अंतर्गत जिन 2 लोगों का नाम लिया जाता है या 2 चिंतकों का नाम लिया जाता है, उनका नाम है कार्ल मार्क्स और एंगेल्स। इन्होंने समाज और राजनीति के संबंध में अपनी विचारों को व्यक्त किया है अपनी विचारधारा के अंतर्गत। सबसे पहले हम बात करते हैं विद्यार्थियों, उत्पादन की पद्धति हर समाज का आधारभूत ढांचा है। इन्होंने बताया है, मार्क्स और एंगेल्स ने, कि सभी सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन भौतिक परिस्थितियों के कारण होते हैं। भौतिक परिस्थितियों में उनका अभिप्राय होता है कि उत्पादन और वितरण की प्रणालियां, उत्पादन किस प्रकार का है, वितरण की प्रणाली किस प्रकार की है, वहां की औद्योगिक संपदा किस प्रकार की है, इसी के आधार पर ही सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन निर्भर करता है। जिस युग में उत्पादन की जैसी प्रणाली होती है, उस युग का ऊपरी ढांचा वैसा ही होता है, ऐसा मार्क्स और एंगेल्स कहते हैं। ऊपरी ढांचे से उनका अभिप्राय ये होता है विद्यार्थियों कि सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था किस प्रकार की है। यदि उत्पादन के साधनों पर सामंतों का अधिकार होता है, शिक्षा, धर्म, राजनीति, न्याय व्यवस्था पर भी उन्हीं का अधिकार होगा, उन्हीं का ही नियंत्रण होगा। यदि कहने का तात्पर्य यह है विद्यार्थियों कि मार्क्स और एंगेल्स ये कहते हैं कि अगर उत्पादन के साधनों पर, औद्योगिक संपदा पर यदि सामंतों का अधिकार होता है, तो शिक्षा, धर्म और राजनीति और न्याय व्यवस्था पर भी उन्हीं का ही नियंत्रण होगा। इसी प्रकार यदि उत्पादन के साधनों पर पूंजीपतियों का हाथ होता है, तो राजनीतिक और सांस्कृतिक जीवन पर भी उन्हीं का ही अधिकार कायम होगा। इसी प्रकार से हम बात करें, जब उत्पादन के साधनों पर श्रमिकों का, किसानों का और आम जनता का हाथ होता है, तो शिक्षा, कानून और न्याय संबंधी सभी धारणाएं बदल जाती हैं और उस स्थिति में कला, विज्ञान, साहित्य, संस्कृति और कानून, ये सब समाजवादी व्यवस्था को मजबूत करते हैं। मार्क्सवादी विचारधारा वाले विचारक मार्क्स और एंगेल्स यह कहने का प्रयास करते हैं कि उत्पादन के साधनों पर या उत्पादन की प्रणाली पर, वितरण की प्रणाली पर जिसका हाथ होगा या जिसका आधिपत्य होगा, सामंतों का होगा, तो सभी व्यवस्थाएं सामंत के अंतर्गत होंगी। पूंजीपतियों का हाथ होगा तो सभी व्यवस्थाएं पूंजीपतियों के नियंत्रण में होंगी। फिर अंत में वो कहते हैं कि अगर उत्पादन के साधनों पर श्रमिकों का, किसानों का और आम जनता का हाथ होता है, तो कहने का तात्पर्य यह है कि उस समय सभी परिस्थितियां, राजनीतिक परिस्थितियां किस प्रकार की हो जाएंगी, समाजवादी हो जाएंगी। अर्थात कला, विज्ञान, साहित्य, संस्कृति और कानून, ये सब किसके पास हो जाएंगे, आम जनता के नियंत्रण में हो जाएंगे। उत्पादन के साधनों को ध्यान में रखते हुए मार्क्स और एंगेल्स ने मानव इतिहास को विद्यार्थियों 6 भागों में बांटा है। पहला भाग आता है आदिम साम्यवादी युग,
फिर उसके बाद दासता का युग आता है, सामंती युग आता है, पूंजीवादी युग, श्रमिकों की तानाशाही, और छठा युग आता है साम्यवादी युग, जिसमें वर्ग संघर्ष समाप्त हो जाता है। और वर्ग संघर्ष समाप्त हो जाता है, ना तो वर्ग रहेगा उस समय और ना ही कोई राज्य होगा, ऐसा मार्क्सवादी विचारक कहते हैं। वर्ग संघर्ष क्यों होता है और राज्य संबंधी मार्क्सवाद की धारणा क्या है, इसको हम संक्षिप्त रूप में समझने का प्रयास करते हैं। मार्क्सवादियों के अनुसार एक ऐसा युग भी था जब राज्य संस्था नहीं थी, मतलब ना कोई राज्य था, ना कोई परिवार था, ना कोई किसी प्रकार के समुदाय थे। इसे उन्होंने आदिम साम्यवादी युग कहा। क्या कहा विद्यार्थियों? आदिम साम्यवादी युग कहा। उस युग के लोग कुटुंबों या छोटे छोटे समुदायों में रहते थे और वे फल फूल खाकर, पशुओं का शिकार करके अपना जीवन निर्वाह किया करते थे। मतलब जो कुछ उन्हें मिलता और उसी को खा पीकर रह, और जो स्थान उनको रहने के लिए मिलता वहीं पर रहकर सोकर अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, अपना जीवन का निर्वाह कर रहे थे। हर व्यक्ति को परिश्रम करना पड़ता था और किसी के पास ऐसा कोई साधन नहीं था कि वह दूसरों का शोषण कर सके, क्योंकि हर एक व्यक्ति जब परिश्रम कर रहा था तो जितना वह परिश्रम करता था और वह उसी के आधार पर अपना उन साधनों को संचय करके उनका उपभोग करता था। तो परिश्रम भी वह उतना ही करता था जितनी उसको आवश्यकता होती थी। इसके बाद समाज वर्गहीन था, मतलब कोई समाज में किसी प्रकार के वर्ग नहीं थे और न कोई शासक था और न ही कोई शासित था, ना कोई राजा था और ना कोई प्रजा थी। इस प्रकार उस युग में राजनीति जैसी कोई चीज थी ही नहीं, मतलब राजनीति कोई विषय उस समय था ही नहीं। लोगों के आपसी व्यवहार का आधार क्या थी? रीति रिवाज और परंपराएं थी। तो प्रिय विद्यार्थियों, आदिम साम्यवादी युग किस प्रकार का हुआ? आदिम साम्यवादी युग इस प्रकार का हुआ कि जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ इस प्रकार के साथ संबंध स्थापित करके रखा था, इस प्रकार से समूह में रहता था कि जितनी उसको आवश्यकता होती थी उतना वह कार्य करता था और किसी भी चीज का संचय नहीं करता था। और वहां उस समय ना कोई शासक था, ना शासित था, ना कोई राजा था, ना कोई प्रजा थी और किसी प्रकार की राजनीति नामक कोई विषय या कोई इसी प्रकार की कोई राजनीति नामक कोई चीज नहीं थी। जिस प्रकार की वहां रीति रिवाज परंपराएं थी वही सब कुछ चलता आ रहा था। वहां पे किसी का कोई शोषण नहीं करता था और ना कोई वर्ग था। इस प्रकार की बात आदिम साम्यवादी युग में बताई गई थी। परंतु कुछ समय के बाद मनुष्य खेती करना सीख गया। अब शक्तिशाली लोगों ने कमजोर लोगों को गुलाम बनाकर उनसे अपने खेतों में काम करना शुरू करवा दिया। कहने का मतलब जब कुछ समय निकला और आगे जब धीरे धीरे जब लोग आगे बढ़ने लगे, विकास की ओर जब आगे बढ़ने लगे, तो लोगों ने, जनता ने धीरे धीरे संपत्ति का संचय करना शुरू कर दिया, भूमि का संचय करना शुरू कर दिया। जब उनके पास भूमि का क्षेत्र जब अत्यधिक होने लगा तो वह एक व्यक्ति अपनी भूमि पर पैदावार यानी खेती बाड़ी करने में असमर्थ होने लगा। फिर उसने कुछ दास रखने शुरू कर दिए, कुछ गुलाम रखने शुरू कर दिए और वहीं से गुलाम यानी दास प्रथा शुरू हो गई, प्रारंभ हो गई। गुलाम प्रथा की शुरुआत के कारण समाज दो वर्गों में बढ़ गया, मालिक और गुलाम। लेनिन कहते हैं, लेनिन भी मार्क्सवादी विचारक हैं, जैसे कि मार्क्स और एंजल्स हैं, उसी प्रकार से लेनिन भी मार्क्सवादी विचारक हैं। वो कहते हैं समाज में सबसे पहले जो दो वर्ग उत्पन्न हुए वे थे गुलामों के मालिक और गुलाम। दो वर्ग हुए, एक तो गुलामों के मालिक और दूसरा हुए गुलाम, मतलब दास। मालिक वर्ग का सिर्फ भूमि और खेती के उपकरणों पर ही कब्जा नहीं था, बल्कि गुलामों पर भी उन्हीं का अधिकार था। कहने का मतलब जो मालिक थे वो भूमि के ही मालिक नहीं थे, वो गुलामों के भी मालिक थे, मतलब दासों के भी मालिक थे। गुलामों से जबरन काम लेने के लिए मालिक वर्ग ने पुलिस और जेल खाने बनवाए और मजिस्ट्रेट नियुक्त किए और चोरी और लूट को सख्त अपराध बतलाया। यहीं से राज्य की शुरुआत हो गई विद्यार्थियों, और राज्य बल प्रयोग और हिंसा का उपकरण के अलावा और कोई चीज नहीं रहा। मार्क्सवादी कहते हैं जब इस प्रकार से गुलाम और मालिक का जब वर्ग शुरू हो गया, उस समय राज्य अस्तित्व में आया
और जब राज्य अस्तित्व में आया तो उस समय मजिस्ट्रेट यानी न्यायपालिका भी अस्तित्व में आई, और जो चोरी करने लगे, जो लूट खसोट करने लगे, बल प्रयोग के आधार पर उनको दंडात्मक कार्यवाही करने के आधार पर उन्हें जेल खानों में बंद किया गया। इस प्रकार से राज्य का कार्य क्या हो गया? राज्य का कार्य हो गया बल प्रयोग और हिंसा का उपकरण वह बन गया। तो एंगल्स कहते हैं बच्चों कि राज्य एक ऐसा यंत्र है जिसके जरिए एक वर्ग दूसरे वर्ग का दमन करता है। आप इसको ध्यान रखिएगा, क्या कहा गया है? राज्य को एक ऐसा यंत्र बताया है जिसमें एक वर्ग कौन सा? पूंजीपति वर्ग दूसरे वर्ग का दमन करता है, मतलब मजदूर वर्ग का यानी दास वर्ग का दमन करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कोटेशन है अक्सर कंपटीशन में, प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछी जाती है। दासता के युग के बाद सामंती युग और उसके बाद पूंजीवादी युग आ गया, और पूंजीवादी युग में समाज पूंजीपति वर्ग और मजदूर वर्ग दो भागों में बट गया, दो वर्गों में बट गया। सरकार का स्वरूप कुछ इस प्रकार का हो सकता था, परंतु शासक वर्ग केवल ऐसा कानून बनाएगा और इस ढंग से शासन करेगा जिससे उसके हितों की रक्षा होती रहेगी। कहने का मतलब यह है कि पूंजीपति वर्ग ने ही सत्ता पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया, राज्य पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। सरकार भी उसने खुद ने स्वयं ने बनाई और ऐसे कानून बनाए जिसके आधार पर वह अपने हितों की रक्षा हर समय करता रहेगा। उदारवादियों के अनुसार राज्य का लक्ष्य विभिन्न हितों के बीच मेल मिलाप कायम करना होता है, अथवा यह कहें कि राज्य सर्वसाधारण की भलाई का साधन होता है। जबकि मार्क्सवादी कहते हैं कि शासक वर्ग जो होता है वो हमेशा अपने हित को ही साधता है और अपने हितों की ही रक्षा के लिए कार्य करता है। मार्क्सवादी कहते हैं कि राजनीति वर्ग संघर्ष का नाम है। जिन लोगों के हाथों में सत्ता होती है वे अपने अधिकारों का उपयोग केवल अपने हितों के लिए ही करते हैं। तो इस प्रकार से मार्क्सवादी विचारक और उदारवादी विचारक दोनों ही विचारधाराओं में बहुत ही गहरा अंतर है। वर्गहीन समाज में राज्य और राजनीति दोनों लुप्त हो जाते हैं। मार्क्सवादी कहते हैं जब वर्ग ही नहीं रहेगा, वर्ग ही समाप्त हो जाएंगे तो राज्य की भी कोई आवश्यकता नहीं रहेगी, अर्थात राजनीति भी खत्म हो जाएगी। वर्तमान पूंजीवादी व्यवस्था में यह आशा करना बेकार है कि समाज कभी संपन्न बनेगा। इस व्यवस्था में तो निर्धन और ज्यादा निर्धन बनते जाते हैं और धनी और ज्यादा धनी बनते जाते हैं, और सर्वहारा वर्ग श्रमिकों व किसानों के पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं होता कि वे क्रांति करें और उत्पादन के साधनों पर अपना अधिकार जमाएं। क्रांति के तुरंत बाद सर्वहारा वर्ग की तानाशाही कायम हो जाएगी और कल कारखाने यानी फैक्ट्रीज राज्यों के हाथों में आ जाएगी, परंतु सर्वहारा वर्ग की जो तानाशाही स्थापित होगी वह केवल संक्रमणकालीन व्यवस्था होगी, अर्थात यह व्यवस्था सिर्फ कुछ समय के लिए ही स्थापित होगी, अर्थात पूंजीवाद और पूर्ण साम्यवाद के बीच में की अवस्था होगी। साम्यवाद तो तब आएगा जब न तो वर्ग होंगे और न ही राज्य होंगे और पूंजीवादियों का पूर्ण विश्वास हो चुकेगा, तो एक ऐसे समाज का विकास होगा जिसमें लोग बिना दबाव और बिना दमन के अपने अपने कार्यों को करेंगे, अपने अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे। इस प्रकार से लेनिन कहते हैं कि राज्य के उदय का कारण था एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग का दमन करना, और वर्ग भेद मिट जाने पर राज्य और सरकार खत्म हो जाएंगे, मिट जाएंगे, और तब राज्य के बने रहने का कोई कारण रहेगा ही नहीं और राजनीति भी खत्म हो जाएगी। मार्क्सवादियों ने इसे सुनहरा काल कहा और इसे ही उन्नत साम्यवादी व्यवस्था कहा। तो प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि मार्क्सवादी ये कहना चाहते हैं इसके अंतर्गत कि जब मजदूर वर्ग कौन होता है? मजदूर वर्ग होता है सर्वहारा, जो सभी जगह विद्यमान होता है। यदि हम अपने आसपास अगर दृष्टि दौड़ाएं तो पूंजीपति वर्ग जो है मुट्ठी भर ही होता है और मजदूर वर्ग, गरीब वर्ग जो है सर्वहारा सभी जगह विद्यमान होता है। तो एक समय कार्ल मार्क्स, एंजेल्स और लेनिन कहते हैं कि एक समय ऐसा आएगा जब मजदूर वर्ग क्रांति करेगा और क्रांति करके पूंजीपति वर्ग को धाराशाही कर देगा, यानी खत्म कर देगा, समाप्त कर देगा, और शासन सत्ता पर कौन आकर बैठेगा? मजदूर वर्ग ही आकर के बैठेगा। लेकिन वह कब तक बैठेगा? सिर्फ संक्रमणकालीन व्यवस्था तक ही बैठेगा, यानी कुछ समय के लिए ही बैठेगा, जब तक कि राज्य में सभी लोग बराबर नहीं हो जाते, समान नहीं हो जाते, मजदूरों उन उत्पादन के साधनों पर मजदूरों का आधिपत्य नहीं हो जाता है। सभी जगह जब
स्थिति बराबर हो जाएगी तो वहां से जहां मजदूर वो सत्ता में आया है वो भी अपने आप को वहां से हटा लेगा, अर्थात न राज्य होगा, न वर्ग होगा और ना ही राजनीति होगी। और ऐसी व्यवस्था को मार्क्सवादियों ने सुनहरा काल यानी उन्नत साम्यवादी काल कहा है। इस प्रकार से मार्क्सवादी विचारक जो हैं वो ये कहने का प्रयास करते हैं कि राजनीति जो है या राज्य जो है वो सिर्फ मजदूर वर्गों का, गरीब वर्ग का शोषण करता है और जो जनता है, आम जनता है, उनका हर संभव शोषण करने का प्रयास करता है। इसलिए समाज में कैसी व्यवस्था होनी चाहिए? समाज में व्यवस्था होनी चाहिए वर्ग विहीन और राज्य विहीन समाज की व्यवस्था होनी चाहिए। अब विद्यार्थियों बात आती है राजनीति सामान्य हित को बढ़ावा देने का साधन है। जैसा कि उदारवादी कहते हैं कि राजनीति यानी राज्य का कार्य क्या है? सामान्य हित। सामान्य हित क्या होता है विद्यार्थियों? सामान्य हित का मतलब होता है सभी का हित, जिसमें सभी का हित होता है, सभी की भलाई होती है, उसको बढ़ावा देना ही क्या होता है? राजनीति होता है। सामान्य हित की अवधारणा बड़ी ही मोहक होती है, मोहक दिखाई पड़ती है। यदि हम देखें तो राजनीति के आचार्यों ने इस तरह की परिभाषा वाले शब्दों को सामान्य हित अथवा सामान्य इच्छा से जोड़ा है, सामूहिक भलाई से जोड़ा है, सर्वोदय से जोड़ा है, परंतु असली कठिनाई इन शब्दों की व्याख्या को लेकर आती है। उदारवादी, मार्क्सवादी, गांधीवादी, समुदायवादी अपने अपने ढंग से इसकी व्याख्या करते हैं। सामान्य हित के बारे में अलग अलग प्रकार से अलग अलग व्याख्याएं की जाती हैं। तो सामान्य हित के विषय के बारे में उदारवादी क्या कहते हैं? उदारवादी कहते हैं विद्यार्थियों कि सर्वसाधारण की भलाई। सामान्य हित क्या है? सर्वसाधारण। सर्वसाधारण कौन होता है? आम जनता होती है, पर वे व्यक्ति को स्वयं अपने भाग्य का विधाता मानते हैं। वो कहते हैं कि व्यक्ति जो होता है अपने भाग्य का खुद विधाता होता है, मतलब खुद स्वामी होता है उसका। व्यक्ति कोई जड़ पदार्थ या कलपुर्जा नहीं होता जिसे जहां जहां फिट कर दिया गया। वह भले बुरे के बीच में अंतर कर सकता है क्योंकि वह विवेकी होता है, उसमें चतुरता होती है, उसमें बौद्धिकता होती है, इसलिए अच्छा क्या है बुरा क्या है उसको वह भली प्रकार से समझ सकता है। राज्य सामाजिक अथवा आर्थिक गतिविधियों से कम हस्तक्षेप करता है, परंतु हॉबहाउस, लॉस्की, मैकाइवर जैसे उदारवादी विचारक हैं वो कहते हैं कि अहस्तक्षेप की नीति के खतरों को उन्होंने भांप लिया था। इसलिए श्रमिकों, किसानों और आम उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए अब सभी उदार लोकतांत्रिक सरकारें आर्थिक गतिविधियों में हस्तक्षेप करने लगी हैं। कहने का तात्पर्य यह है विद्यार्थियों कि जो व्यक्तिवादी विचारक हैं, हॉबहाउस, लॉस्की, मैकाइवर जिन्होंने अहस्तक्षेप नीति, जो उदारवादियों ने हस्तक्षेप नीति के बारे में बात की थी, उनकी हस्तक्षेप नीति को भांपते हुए उन्होंने ये कहा कि अगर राज्य हस्तक्षेप नहीं करेगा, राज्य अगर आम यानी सर्वसाधारण की भलाई के लिए हस्तक्षेप नहीं करेगा तो कोई भी किसी भी प्रकार से किसी भी प्रकार से उनके हितों को, किनके हितों को? सर्वसाधारण के हितों को शोषित कर सकता है, उनको कष्ट पहुंचा सकता है या उनको कोई भी नियंत्रण में ले सकता है। इसलिए हर एक व्यक्ति को, जो सर्वसाधारण है, जो आम जनता है, सभी की भलाई हो, सभी के हित सधे, इसीलिए राज्य ने यानी लोकतांत्रिक सरकारों ने हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया है। किस आधार पर हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया है? जैसे कि श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारित कर दी गई है, जिससे क्या स्थिति होगी कि पूंजीपति वर्ग जो है मजदूरों का शोषण नहीं करेगा, मजदूरों के साथ अत्याचार नहीं कर पाएगा और उसको कम से कम मजदूरी यानी कि उसको उतनी मजदूरी तो अवश्य मिलेगी जो कि सरकार के द्वारा उसके लिए निर्धारित की गई है। बाल श्रम उन्मूलन यानी बच्चों के साथ किसी भी प्रकार से जोर जबरदस्ती नहीं की जाएगी, उनसे श्रम वसूल नहीं किया जाए, उनसे श्रम नहीं करवाया जाएगा और कम मूल्य पर उनसे श्रम भी नहीं करवाया जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है विद्यार्थियों कि बच्चों को उनके शिक्षा के लिए, उनके विकास के लिए अग्रसर किया जाएगा। तो इसमें भी राज्य ने हस्तक्षेप किया। बंधुआ मजदूरी समाप्त कर दी गई, मतलब जिस प्रकार से बंधुआ मजदूरी यानी गुलाम बनाने का जो प्रथा चल रही थी उस पर भी लगाम कसा गया। महिलाओं को प्रसूति और अन्य दूसरे लाभ भी दिए गए। महिलाएं
अपने प्रसूति अवस्था में उन्हें अवकाश की भी घोषणा की गई और उनको मिलने वाले अतिरिक्त लाभ भी उन्हें प्रदान किए गए। किसके द्वारा किए गए? ये सभी चीजें किसके द्वारा की गई? राज्य के द्वारा की गई। क्यों की गई? जैसा कि हमने पढ़ा अभी कि उदारवादियों ने किसको भांप लिया था? हस्तक्षेप नीति के खतरों को भांप लिया था, मतलब महसूस कर लिया था कि अगर हर एक व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ दिया जाएगा विवेक के आधार पर, तो हर एक व्यक्ति जो है अपनी विवेक के आधार पर हर एक दूसरे का शोषण करने के लिए अग्रसर रहेगा। इसलिए राज्य ने हस्तक्षेप करते हुए उन गरीब लोगों के लिए, उन जनसाधारण लोगों के लिए, सर्वसाधारण लोगों के लिए, आम जनता के लिए कुछ नियम और कुछ कानूनों की व्यवस्था कर दी। स्कूली शिक्षा को सर्वव्यापी बनाया गया, मतलब सभी के लिए आवश्यक बनाया गया, जरूरी बनाया गया। अनाज, तेल, दाल, दूध, डेयरी के उत्पाद में मिलावट नहीं की जाए, इस प्रकार के भी बहुत सारे कानूनों की व्यवस्था की गई। इस प्रकार से उदारवादी विचारकों ने सामान्य हित की बात की कि सर्वसाधारण की भलाई के लिए राज्य जो है हस्तक्षेप कर सकता है। अब मार्क्सवादी क्या कहते हैं सामान्य हित के बारे में? उन्होंने कहा है कि सामान्य हित की जो बात उदारवादियों ने कही है वो सिर्फ एक पूरी कल्पना है। उनके अनुसार सामान्य हित और साम्यवाद ये दो अवधारणाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। उत्पादन और वितरण के साधन जब राज्य के हाथों में होंगे तो वर्ग भेद नष्ट हो जाएंगे। मानव के द्वारा मानव के शोषण का अंत हो जाएगा। हर चीज की बहुलता होगी। सर्वहारा वर्ग यानी श्रमिक और मजदूरों की तानाशाही के दौरान वितरण लोगों के कार्यों और योग्यता के अनुसार होगा, अर्थात लोगों को उतना वेतन मिलता है जितना कि उन्होंने काम किया है। किंतु पूर्ण साम्यवादी व्यवस्था में सभी को अपनी आवश्यकता के अनुसार वेतन मजदूरी मिलेगी। कार्ल मार्क्स ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी योग्यता के अनुसार कार्य करना पड़ेगा और उसे आवश्यकता के अनुसार वेतन मिलेगा। इसमें मार्क्सवादी ये कहना चाहते हैं विद्यार्थियों कि उदारवादियों ने जो सामान्य हित की जो व्याख्या की है वो उससे बिल्कुल भी सहमत नहीं है। वे ये कहना चाहते हैं, मार्क्सवादी ये कहना चाहते हैं, जब राज्य में वर्ग ही नहीं होगा, राज्य ही नहीं होगा, तो सब अपनी योग्यता के आधार पर अपनी मेहनत करेंगे और जितनी उनको आवश्यकता होगी उस आवश्यकता के अनुसार ही वह वेतन लेंगे। अर्थात सभी जगह कैसी व्यवस्था हो जाएगी? साम्य, यानी कि सभी जगह बराबर व्यवस्था हो जाएगी। इस प्रकार से वो सामान्य हित को परिभाषित करते हैं। इसके बाद विद्यार्थियों, गांधी जी कहते हैं कि सामान्य हित क्या होता है? सामान्य हित सर्वोदय यानी सभी का उदय की बात करते हैं। गांधी जी ने सर्वोदय राज्य की बात की है। उनके अनुसार हर व्यक्ति की भलाई सभी लोगों की भलाई में निहित होती है और सर्वोदय का सिद्धांत कई बातों पर बल देता है, जैसे कि अहिंसा, शोषण का भाव, ट्रस्टीशिप की भावना, विकेंद्रित अर्थव्यवस्था, सत्याग्रह के द्वारा समस्याओं का समाधान। सत्याग्रह क्या होता है? सत्य के प्रति आग्रह करना। सत्याग्रह शब्द के भीतर सत्य की अवधारणा शामिल होती है। यहाँ सत्य से अभिप्राय होता है एक ऐसी सत्ता जो सदा और सर्वदा बनी रहती है और सभी के लिए समर्पित होती है। ऐसी सत्ता को हम केवल परमात्मा के नाम से ही परिभाषित कर सकते हैं। इसलिए सत्य के लिए आग्रह ही ईश्वर की पूजा है। अहिंसा के बारे में हम जानते हैं कि हिंसा ना करना। शोषण का अभाव यानी कोई किसी का शोषण नहीं करेगा, ना राज्य किसी का शोषण करेगा, ना पूंजीपति वर्ग किसी का शोषण करेगा। ट्रस्टीशिप का मतलब होता है न्यासी सिद्धांत, अर्थात एक ऐसा सिद्धांत कि जो पूंजीपति वर्गों के लिए या राज्य के लिए लागू होता है। जिनके पास अतिरिक्त धन होता है वह उस अतिरिक्त धन को जनता के कल्याण के लिए लगाएगा। विकेंद्रित अर्थव्यवस्था से तात्पर्य उस अर्थव्यवस्था से है जिसमें अर्थव्यवस्था का विभिन्न स्तरों पर स्टेप बाय केंद्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर, अलग अलग स्तर पर विकेंद्रित हो, है ना। अर्थव्यवस्था विभाजित होनी चाहिए। सत्याग्रह आप बताया ही, जैसे सत्य के प्रति आग्रह करना। सत्य क्या है? सत्य का अर्थ है ऐसी सत्ता जो हमेशा विद्यमान होती है, जो किसी को किसी के ऊपर शोषण करने से रोकती है और जो सत्य के लिए आग्रह करता है यानी ईश्वर की पूजा करता है। इन्हीं सब बातों को लेकर के उन्होंने सर्वोदय की अवधारणा को परिभाषित किया।
किन्होंने? गांधी जी ने। गांधी जी का विश्वास था कि पश्चिम के अनुकरण से भारत वास्तव में भारत नहीं रहेगा। ग्राम पंचायतें बनाकर निचले स्तर से सर्वोच्च स्तर तक स्वराज्य की भावना, मतलब स्वराज्य की भावना खड़ी होगी, यानी स्वराज्य का भवन खड़ा हो जाएगा। एक न्याय संगत अर्थव्यवस्था की दृष्टि से गांधी जी ने 4-5 बातों पर बल दिया है। आर्थिक समानता, रोटी के लिए परिश्रम, बड़े पैमाने पर मशीनों तथा द्वारा उत्पादन की हानियां, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत और अहिंसा। इन 5 बातों पर उन्होंने बल दिया है। और गांधी जी कहते थे कि पूंजीपति अपने को संपत्ति का ट्रस्टी यानी न्यासी समझे, मालिक ना समझे। उन्हें यह समझना चाहिए कि जो संपत्ति उनके पास है वह वास्तव में समाज की धरोहर है। मतलब जो उसके पास अतिरिक्त संपत्ति है, अपनी आवश्यकताओं को पूरी करने के बाद अपने मनोरंजन के स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करने के बाद जो अतिरिक्त संपत्ति उसके पास बचती है, वह संपत्ति किसके लिए है? जनसाधारण की भलाई के लिए, जनसाधारण के विकास के लिए ही धरोहर के रूप में उनके पास रखी हुई है। उन्हें चाहिए कि मजदूरों को उचित मजदूरी दे, धन को लोक हितकारी कार्यों में लगाए, जैसे विद्यालय, औषधालय स्थापित करे और श्रमिकों के लिए आवास और अन्य सुविधाएं उनको जुटाए। ये गांधी जी की सामान्य हित की अवधारणा है जो सर्वोदय से संबंधित है। अब विद्यार्थियों आती है सामान्य हित के विषय में समुदायवादी धारणा क्या आती है? समुदायवादी धारणा के आधार पर सामान्य हित क्या होता है? समुदायवादियों ने व्यक्तिवाद और मार्क्सवाद दोनों को अस्वीकार कर दिया और वे व्यक्तिवादियों की इस अवधारणा से बिल्कुल सहमत नहीं कि समाज व्यक्तियों का समूह मात्र है, इसलिए सभी व्यक्ति अपने अपने स्वार्थ का अनुसरण करने को स्वतंत्र छोड़ दिए जाते हैं। साथ ही मार्क्सवादियों की इस मान्यता का भी खंडन किया है कि आर्थिक परिस्थितियां ही इतिहास की घटनाओं का नियमन करती हैं और पूंजीवाद को समाप्त हो जाने से समाज का सारा ढांचा अपने आप न्याय संगत बन जाएगा। इन दोनों ही अवधारणाओं का समुदायवादियों ने विरोध किया, उसको अस्वीकार किया। समुदायवादी विचारकों में किनका नाम लिया जाता है? ए मैकेंटर का नाम लिया जाता है, माइकल वाजर का नाम लिया जाता है और माइकल सैंडल का नाम लिया जाता है। मैकेंटर की पुस्तक का नाम है सद्गुण के अनुसार, आफ्टर वर्च्यू, न्याय किसके लिए, कैसा बुद्धिवाद। फिर देशभक्ति, सद्गुण की साधना, माइकल वाजर के विचार, उनकी एक प्रमुख कृति है न्याय की परिधि। फिर माइकल सैंडल का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है उदारवाद तथा न्याय की सीमाएं। तो हमने तीनों के ग्रंथों को देखा, मैकेंटर के ग्रंथों को देखा, सद्गुण के अनुसार, न्याय के लिए, न्याय किसके लिए, कैसा बुद्धिवाद और क्या देशभक्ति सद्गुण की साधना है। माइकल वाजर की पुस्तक है न्याय की परिधि और माइकल सैंडल की पुस्तक है उदारवाद तथा न्याय की सीमाएं। इन पुस्तकों को आप ध्यान रखिएगा, प्रतियोगी परीक्षाओं में आपसे ये पूछे जा सकते हैं और वार्षिक परीक्षा में भी आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके बाद समाज का क्या अर्थ है? समाज का अर्थ होता है साझे जीवन मूल्यों में भागीदार बनना। समुदायवादियों के अनुसार व्यक्ति का अपना अस्तित्व, उसके जीवन मूल्य और नैतिक विश्वास सामाजिक जीवन की देन है। समुदायवादी क्या कहते हैं? समुदायवादी कहते हैं कि व्यक्ति का अपना अस्तित्व, उसके जीवन मूल्य और नैतिक विश्वास क्या है सामाजिक जीवन के प्रति, वो उस पर आधारित होने चाहिए। भिन्न भिन्न व्यक्ति जो है एक दूसरे से सर्वथा अलग, अपने आप में केंद्रित स्वतंत्र इकाई नहीं है, वो एक दूसरे से संबंधित होते हैं। वे एक समुदाय या समूह विशेष का हिस्सा होते हैं और उस नाते एक खास भूमिका का निर्वाह करते हैं। इस भूमिका का निर्वाह करते हुए वे किसी खास प्रथा और विश्वास से जुड़े होते हैं और हर व्यक्ति का अपने व्यक्तित्व के विकास के प्रति जो दायित्व होता है, साथ ही उसे उन अधिकारों, दायित्वों और वादों को भी निभाना होता है जो उस समाज की वो बपौती होते हैं जिसके कि वे अपना व्यक्तित्व का विकास उन्होंने अपना किया है। कहने का मतलब यह है विद्यार्थियों कि समुदायवादी ये कहना चाहते हैं कि जिस समाज में, जिस समुदाय में रह करके व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास करता है, जिस समाज की बपौती यानी जिस समाज के सहारे वह अपने व्यक्तित्व का विकास करते हुए आगे बढ़ता है, उस व्यक्ति विशेष को
उन अन्य व्यक्तियों के प्रति अपने अधिकार, अपने दायित्व, अपने वादे, अपने विश्वास, उनको भी निभाना, उनकी भूमिका का निर्वाह करना भी अत्यंत आवश्यक होता है। कहने का मतलब यह है कि एक व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास किन आधार पर करता है? साझे जीवन मूल्यों के आधार पर ही करता है। अकेला व्यक्ति स्वयं ही अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता है। इसलिए समाज में रहकर, समुदाय में रहकर उस व्यक्ति विशेष को उन अपने साथी लोगों के साथ, जिनके साथ वह रह रहा है, अपने विश्वास को, अपने वैल्यूज को, अपने अधिकारों को, दायित्वों को, सबको निभाने का प्रयास उसे करना ही होगा। इसे हम सांस्कृतिक विरासत भी कह सकते हैं, जिससे ये सभी चीजें शामिल होती हैं, जैसे कला, स्थापत्य, ऐतिहासिक इमारतें, शिल्प और चित्रकला। मैं यदि स्वयं को इन जिम्मेदारियों से जुदा कर लूं और मेरी पहचान ही समाप्त हो जाएगी। वास्तव में समुदाय की सदस्यता और उसके लिए काम करने से व्यक्ति की स्वतंत्रता कम होने के बजाय उल्टी बढ़ती ही है। क्या कहने का मतलब है? यदि मैं जिस समुदाय में रहकर मेरे व्यक्तित्व का विकास हुआ है, यदि मैं उससे दूर हट जाऊं या कहीं दूर, मतलब उसको किसी भी प्रकार से अपने साथ ना रख करके अपना अलग विकास करूं, तो निश्चित रूप से मेरा खुद का जो व्यक्तित्व है वो किसी भी प्रकार का नहीं रहेगा, वो बिल्कुल शून्य हो जाएगा। मैं हर प्रकार से समुदाय से दूर हो जाऊंगा या दूर हट जाऊंगा और मेरी पहचान जो है वो बिल्कुल शून्य हो जाएगी। समुदाय की सदस्यता, उसके लिए काम करने से व्यक्ति की स्वतंत्रता कम नहीं होती बल्कि बढ़ती है। अगर हम समुदाय में रह करके, कम्युनिटी में रह करके, समाज में रह करके हम अगर कोई कार्य करते हैं तो उससे हमारा विकास होता है, हमारी उन्नति होती है, जबकि यह हमारे लिए पॉजिटिविटी का काम करता है, सकारात्मकता का काम करता है। इसीलिए समुदायवादी कहते हैं कि सामान्य हित क्या होता है? सामान्य हित का मतलब होता है साझे जीवन मूल्यों में भागीदार बनना, मिल करके सारे कार्य करना, एक दूसरे के ऊपर विश्वास, एक दूसरे के दायित्वों को पूरा करना, एक दूसरे के दावों को पूरा करना, वादों को पूरा करना, यही सब चीजें क्या होती हैं? सामान्य हित होती हैं। सामान्य हित के लिए निष्ठाओं के बीच में समन्वय आवश्यक होता है। समाज का निर्माण बहुत से संघों, समुदायों से मिलने से हुआ है, जिनमें परिवार, धर्म संघ और व्यावसायिक संघों का बड़ा महत्व है। इसके बाद राष्ट्र राज्य हमारे निष्ठा का एक बहुत बड़ा केंद्र है। ऐसे अनेक अवसर आते हैं जब व्यक्ति विरोधी निष्ठाओं के बीच में फंस जाता है। जैसे एक गुलाम देश के नागरिक के सामने यह प्रश्न खड़ा हो जाता है कि अपने परिवार के पालन पोषण के लिए अधिक से अधिक धन कमाए और घर परिवार को भूल जाए और देश की आजादी के लिए संघर्ष करे। रोमन कैथोलिक मजहब या इस्लाम में विश्वास रखने के कारण एक व्यक्ति परिवार नियोजन को बुरा समझता है, परंतु जब वह देश की गरीबी और बढ़ती हुई जनसंख्या पर विचार करता है तो उसे परिवार नियोजन भी एक कल्याणकारी उपाय दिखाई देता है। अब सभी उदारवादी और समाजवादी विचारक पर राष्ट्रीय न्याय के आदर्श में निष्ठा अभिव्यक्त करते हैं, अर्थात शुद्ध सामान्य हित की अवधारणा न केवल अपने राष्ट्र बल्कि सभी राष्ट्रों के कल्याण की समर्थक होती है। निष्ठाओं के बीच संघर्ष की स्थिति में समन्वय की जरूरत होती है। यह ठीक है कि मनुष्य में स्वार्थ का अंश होने की वजह से वह लगातार अपने हित और अनहित के बारे में सोचता रहता है, लेकिन सच्ची नागरिकता इनमें है कि हम निजी स्वार्थों से ऊपर उठकर सार्वजनिक भलाई के लिए कार्य करें। तो इसमें क्या कहने का प्रयास किया है? इसमें यह कहने का प्रयास किया है विद्यार्थियों कि सामान्य हित के लिए निष्ठाओं के बीच में समन्वय आवश्यक है। यदि हमारे रीति रिवाज, परंपराएं क्या हैं, हम किस चीज को हम बिलोंग करते हैं, यदि वह सामान्य हित के लिए दुखदाई है या कष्टकारक है, तो हमें क्या करना होगा? उस सामान्य हित को ध्यान में रखते हुए उन सभी से हमें परे हो जाना होगा, हमें दूर हो जाना होगा और हमें सामान्य हित को ध्यान में रखते हुए उनके आधार पर ही, जनता के कल्याण के आधार पर ही हमें कार्य करना होगा। ऐसा इसके अंतर्गत बताया गया है। समुदायवादी कहते हैं कि जब
एक नागरिक की बात आती है, एक व्यक्ति की बात आती है, तब तक ठीक है, लेकिन जब हम पूरे देश की, पूरे राष्ट्र की जब बात करते हैं, तब हमें अपने अपने स्वयं के हितों को छोड़ते हुए सामान्य हित को ध्यान में रखते हुए ही कार्य करना होगा। देशभक्ति सद्गुण की साधना है। राष्ट्र राज्य की जड़ें मानव प्रकृति, भूगोल, सामान्य इतिहास, आर्थिक जरूरतों और साझी परंपराओं में दिखाई देती है। मतलब राष्ट्र राज्य की जड़ें, मतलब राष्ट्र राज्य क्या होता है? मनुष्य की प्रकृति में होता है, भूगोल में होता है, इतिहास में होता है, हमारी आर्थिक जरूरतों में होता है और साझी परंपराओं में होता है। ये ठीक है कि लगभग 20 वर्षों से कई ऐसी घटनाएं घटी जिनके कारण बड़े और शक्तिशाली राष्ट्रों को भी अपनी प्रभुसत्ता बनाए रखना मुश्किल हो गया। राष्ट्र राज्यों द्वारा बहुराष्ट्रीय कंपनियों, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कहने पर राजनीतिक निर्णय लिए जा रहे हैं। ये विभिन्न राष्ट्रों की स्वायत्तता के लिए खुली चुनौती है, पर इसका यह अर्थ नहीं है कि राष्ट्र राज्यों का युग समाप्त हो गया है। वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं, दबावों के बावजूद राष्ट्रभक्ति एक सच्चाई है और राष्ट्रीय हितों के प्रति हमारा आग्रह बड़ा है। मतलब राष्ट्र के प्रति हर एक व्यक्ति जो है समर्पित होता है। इसके बाद वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं और दबावों के बावजूद राष्ट्रभक्ति निरंतर बढ़ी है। राष्ट्र हितों के प्रति हमारा आग्रह बढ़ा है और संसार के दो शक्तिशाली राष्ट्र अमेरिका और रूस ने क्रमशः वियतनाम और अफगानिस्तान में अनुचित हस्तक्षेप करके ये दिखा दिया कि उनकी नीतियों से कितना अनर्थ हुआ है और किसी भी देश में, किसी भी दिशा से उन्हें कोई समर्थन नहीं मिला है। हर नागरिक का यह कर्तव्य है कि वे देश की एकता, अखंडता की रक्षा करे और कोई ऐसा कार्य न करे जिससे राष्ट्रीय संपत्ति का विनाश हो, यानी राष्ट्र को नुकसान हो। नियमानुसार सभी करों का भुगतान करे और राजकीय अधिकारियों को सहयोग दे। इसलिए समुदायवादी कहते हैं कि हमें क्या सामान्य हित की धारणा कहाँ है? साझे विश्वासों में है, साझे मूल्यों में है। इसलिए हम सभी को समुदाय के आधार पर, समाज के आधार पर, राष्ट्र के आधार पर मिलकर के चलना होगा। अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर हमें मिलकर के चलना होगा। खाली व्यक्ति विशेष का हित ही सर्वोत्तम नहीं होता है। इसके अतिरिक्त वन, झील, नदी, पशु, इन सभी की रक्षा भी नागरिकों का कर्तव्य है। मैकिन्टर ने देशभक्ति के सद्गुण तो अवश्य माना है, देशभक्ति को सद्गुण अवश्य माना है, लेकिन अशिष्ट और बुद्धिहीन देशभक्ति का समर्थन भी नहीं किया। अशिष्ट और बुद्धिहीन मतलब कि हम आंखों पर पट्टी बांध के, यानी अंधभक्ति भी हमें नहीं करनी चाहिए। उसने राष्ट्रीय अहंकार का विरोध किया क्योंकि इस अहंकार के कारण ही एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र की स्वतंत्रता का हनन करके उन पर अपना प्रभाव स्थापित करने की कोशिश करता है, जिसे हम साम्राज्यवाद कहते हैं। तो इस चीज का भी उसने विरोध किया है। अब बात आती है विद्यार्थियों, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और परराष्ट्रीय न्याय। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय अथवा परराष्ट्रीय न्याय, माइकल वाजर कहते हैं, जो समुदायवादी हैं, वो कहते हैं राष्ट्रीय समुदाय यानी राष्ट्र को व्यक्ति की निष्ठा का प्रधान केंद्र माना है। उसके अनुसार एक राष्ट्र में रहने वाले व्यक्तियों के हित, अनहित, उनकी मान्यताएं, विश्वास अन्य देशों के हितों से भी भिन्न होती हैं। इसलिए न्याय की चर्चा करते समय राष्ट्र हित का तर्क ज्यादा वजनदार माना जाता है। और मैकिन्टर की भी कुछ ऐसी ही मान्यता है कि वह यह मानकर चलता है कि सभी राष्ट्रों की अपनी अपनी अलग अलग परंपराएं होती हैं। समुदायवादियों के अनुसार परराष्ट्रीय न्याय का यह अर्थ नहीं कि अमीर देश अपनी संपदा संसाधनों का हस्तांतरण दुनिया के गरीब देशों में कर दे, है ना, मतलब वितरित कर दें। किसी भी देश की संपदा पर पहला हक उस देश के निवासियों का होता है, मतलब उस देश में जो लोग रह रहे हैं उनका होता है। उसके बाद में कहीं फिर दूसरे देशों का या दूसरे लोगों का, दूसरे जनसाधारण का माना जाएगा। समुदायवादियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संपदा के पुनर्वितरण की बात नहीं की है। फिर भी संसार के विभिन्न राष्ट्र एक दूसरे से कटी हुई इकाइयां नहीं है। मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्र जो है एक दूसरे से संबंधित है। अगर किसी एक राष्ट्र में किसी संपदा की आवश्यकता पड़ती है तो दूसरा राष्ट्र उसे उस संपदा को उपलब्ध कराने में उनका सहयोग अवश्य करेगा। उनके बीच में सार्थक रिश्ते अवश्य होने चाहिए। और समुदायवादी स्पष्ट रूप से ये बात भी करते हैं जिस तरह की परिस्थितियां हैं आज, उन्हें देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संपदा के पुनर्वितरण को अनदेखा नहीं किया जा सकता। ये जरूरी है कि गरीब और अमीर देशों के बीच
व्यापार और पूंजी निवेश के नए रिश्ते कायम किए जाएं और नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का विकास होना बहुत ही आवश्यक है और वह होना भी चाहिए। इसमें माइकल वॉजर और मैकेंटर ये कहना चाहते हैं विद्यार्थियों कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतने राष्ट्र हैं, जो कुछ राष्ट्र तो अमीर राष्ट्रों में यानी पूंजीपति राष्ट्रों में आते हैं और कुछ राष्ट्र जो है निर्धन राष्ट्रों में आते हैं। उनका मतलब यह है कि जो संपदा जिस राष्ट्र में है उस राष्ट्र के लोगों के पास उस संपदा का होना सबसे पहले आवश्यक होता है। मतलब वहां के लोगों के पास उस संपदा का वितरण होना, संसाधनों का वितरण होना सबसे पहली प्राथमिकता है। द्वितीय प्राथमिकता या द्वितीय सेकेंडरी जो सोर्सेज हैं वो उनके लिए तब होंगे जब अपनी आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी, उसके बाद अन्य राष्ट्रों के अंतर्गत यानी जो गरीब राष्ट्र है, निर्धन राष्ट्र है, उनको वे सभी चीजें तभी उपलब्ध कराई जाए जब अपने राष्ट्रों की भरपाई पूरी हो जाती है। लेकिन यदि हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय स्तर की, जब हम बात करते हैं संपदा के पुनर्वितरण की बात जब हम करते हैं तो उससे तात्पर्य यह निकलता है कि जिस देश के पास अतिरिक्त संपदा है उस संपदा को अन्य राष्ट्र जो गरीब राष्ट्र हैं, निर्धन राष्ट्र हैं, उनको वितरित किया जाए, उनको वह सभी चीजें उपलब्ध कराई जाए। तो प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हमने यहाँ पे पढ़ा कि राजनीति क्या है, मार्क्सवादी दृष्टिकोण के आधार पर और समुदायवादी दृष्टिकोण के आधार पर हमने ये समझने का प्रयास किया कि राजनीति के बारे में क्या कहा गया है और सामान्य हित की अवधारणा जो है वो क्या होती है। राजनीति के अंतर्गत सभी का हित, सामान्य इच्छा, ये सभी चीजें जो हैं राजनीति के अंतर्गत आती हैं। और समुदायवादी विचारधारा वाले विचारक माइकल वाजर, मैकेंटर कहते हैं कि व्यक्तिवादी, उदारवादी और मार्क्सवादी विचारधारा ही उत्कृष्ट नहीं है। इसके लिए हमें समुदायवादी यानी सामाजिक विश्वासों को, साझे विश्वासों को, वादों को, दायित्वों को साथ लेकर के हमें चलना होगा, तभी हम राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा कर सकते हैं। इसी प्रकार से विद्यार्थियों, यह हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम राजनीति क्या है, इसमें हम सामान्य हित को बढ़ावा देने वाले क्या उपाय हो सकते हैं, इनको हम लेकर के आगे नेक्स्ट वीडियो में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं आपसे। नमस्कार।